हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल बाय शेखर खरा। आज की वीडियो में हम एक हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, उसकी वोकैब देखेंगे। एक बहुत ही मजेदार एडिटोरियल आया है या आर्टिकल आया है विच इज बेस्ड ऑन क्रिकेट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, द नेम ऑफ द आर्टिकल इज इवोल्यूशन ऑफ सिक्स सिटिंग इन क्रिकेट। नाउ मेनी ऑफ देम लव सिक्सेस। क्रिकेट में अगर सिक्स ना हो तो मजा नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो एवरीबडी लव सिक्सेस। नाउ लेट अस लुक एट हाउ द हिंदू हैज कम अप विद एन एनालिसिस और विद एन एडिटोरियल जिसमें उन्होंने सिक्स हिटिंग पे एनालिसिस किया हुआ। सो लेट मी एडजस्ट माय कैमरा। ओके, फाइन, चलो। तो आई रीड द एडिटोरियल। जैसे आप सबको पता है कि आई रीड द एडिटोरियल फर्स्ट। जो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं इन रेड, दोज आर द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू। उनके मीनिंग्स देखेंगे, उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स देखेंगे, उनके सिनोनिम्स देखेंगे और उनके एंटोनिम्स देखेंगे। सो वीडियो में बने रहना। I'll read the article for you first. For those of an older vintage who fell in love with cricket. For those of an older vintage. Now vintage का मतलब क्या होता है? Something that is old. So or people coming from, or in this context it is people coming from an older era. So, for those of an older vintage who fell in love with cricket and its time-honored traditions long before T20 became an all-pervasive part of the game, the six was a rare spectacle, an occasional occurrence that retained a tinge of novelty each time. ये कह रहा है कि मतलब पहले जब क्रिकेट शुरू हुआ था तो सिक्स वाज अ स्पेक्टेकल, मतलब इट वाज रेयर स्पेक्टेकल, मतलब बहुत कम बार सिक्स हिट होता था, या बैट्समैन बल्लेबाज जो है वो बहुत कम बार सिक्स मारते थे। For the ball to sail into the stands, for the ball to sail into the stands, a batter had to summon a fair degree of physical strength. Had to summon a fair degree of physical strength, मतलब had to use or had to, yes, had to use a fair degree of physical strength and bring the blades thicker middle into play. Even as the quality of bats improved and the 50 over game grew in popularity in the 1990s and early 2000s, six hitting came naturally to just a handful. मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ बैट्स भी इंप्रूव हुए, फिर भी अर्ली 1990s में या अर्ली 2000s में सिक्स हिटिंग नेचुरल टैलेंट बहुत ही कम लोगों का। एंड देन T20 क्रिकेट केम अलोंग, उसके बाद T20 आ गया, ऑल्टरिंग द गेम इन मेनी वेज। ऑल्टरिंग द गेम इन मेनी वेज मतलब changing the game in many ways, on and off the field. Since the advent of the shortest format in England in 2003 and its subsequent blossoming around the globe, the biggest cricketing shift has been the abandoning of inhibition by batters. They have capitalized on the formats, they have capitalized on the format's inherent leaning towards them and augmented their six-setting skills to an extent that couldn't have been envisaged a couple of decades ago. मतलब ये कह रहा है कि T20 आने के बाद स्पेशली 2003 में ये चालू हुआ था T20 इन इंग्लैंड, उसके बाद जो शिफ्ट हुआ है मोमेंटम ऑफ बैटर्स स्पेशली, तो वहां पर उन्होंने अपना इनहिबिशन, या फिर इनहिबिशन यहाँ पर हम डर कह सकते हैं या नर्वसनेस कह सकते हैं, उसको इन्होंने अबेंडन किया। मतलब उस डर को, उस नर्वसनेस को, सिक्स सेटिंग नर्वसनेस को अबेंडन किया है, मतलब छोड़ दिया। कैसे? दे हैव कैपिटलाइज्ड ऑन फॉर्मेट्स इनहेरेंट लीनिंग टुवर्ड्स देम एंड ऑगमेंटेड देयर सिक्स सिटिंग स्किल्स टू एन एक्सटेंट दैट couldn't have been envisaged। मतलब कुछ दशक पहले जो सोच भी नहीं सकते तो वो आज क्रिकेट में हो रहा है। So much so that the emphasis on pushing the game forward has filtered through the ostensibly sacrosanct 5 day version as well। मतलब ये इतना अब आ चुका है गेम में कि जो सैक्रोसैंक्ट, मतलब यहाँ पर प्योर कह सकते हैं, जो 5 डे क्रिकेट है जिसको हम टेस्ट मैच कहते हैं, उसमें भी अब धीरे धीरे सिक्स सिटिंग बढ़ रही है। हियर आर सम नंबर्स टू चू ओवर। अब चू ओवर एक फ्रेज है, तो हम उसका मीनिंग थोड़ी देर में देखेंगे। बने रहना वीडियो में। From 1877 to 1999, the first 123 years of Test cricket। अब देखना, ये नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है।
फ्रॉम 1877 टू 1999, पहले 123 साल में, an estimate of total sixes hit was 4585 across 1480 मैचेस। समझ रहे हो, मतलब पहले 123 सालों में 1480 मैचेस खेले गए, जिसमें 4500 के आसपास या जस्ट 4500 के ऊपर सिक्सेस हिट हुए। ठीक है। इन द नेक्स्ट 25 years there have been 8293 मैक्सिमम्स उसके बाद के 25 साल में। ठीक है ना, मतलब आप अगर यहाँ पर ऐसे देखोगे तो पहले 123 साल में वी हैव हाउ मच, वी हैव लाइक 4585 sixes hit. In the next 25 years, from let's say 1999 to 20, the next, like let's say 1999, 2024, how many sixes do we have? We have 8293। मतलब पहले 123 सालों में जितना हिट हुआ था उसके डबल हिट हुआ है नेक्स्ट 25 years। अब देखते हैं और इन ओडीआई क्रिकेट द फर्स्ट 29 years 71 to 99 saw 4974 sixes over 1500 games। Since January 2000, 22,000 sixes have been smashed across 3,332 मैचेस। ठीक है ना। अब ये ओडीआई क्रिकेट का होगा। ओडीआई क्रिकेट में 71 टू 99 में 4000 में 5000 के लगभग लगभग सिक्सेस, 2000 से लेके 2024-25 तक या अभी तक 22,000 सिक्सेस। सो इट इज लाइक व्हाट वी कैन से, इट हैज 5 times ज्यादा। अब टी ट्वेंटी का देखते हैं। इन द 3152 T20s held since 2005, there have been 28,000 hits over the बाउंड्री, मतलब 28,000 सिक्सेस बस 3,000 मैचेस में हुए। दैट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर। दैट इज रफली 9 सिक्सेस पर गेम, मतलब हर गेम में 9 छक्के। अब आगे देखते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग which has embraced adulthood, मतलब which has accepted or which has gone into adulthood, मतलब 18 साल का हो गया, has played a prominent मतलब main part in expediting the game's transformation. Over 18 seasons of the annual summer extravaganza, the sight of a batter wielding that willow like a sledgehammer has been routine. The current average of 12 sixes per IPL match is only rising. तो यहाँ पर कितना है? 12 sixes per match. Nobody has delivered more humongous hits. Humongous का मतलब होता है बड़ी hits. Of course, nobody has delivered more humongous hits, of course, than Chris Gayle. In 141, that is 141 innings for three different franchises, the Jamaican, tall, burly, and dreadlock plundered 357 sixes. मतलब अकेले क्रिस गेल ने 357 sixes मारे। That there is no imminent threat to his tally despite his last appearance being in 2021 is proof of his potency. Rohit Sharma, the hitman, Virat Kohli, the king, and MS Dhoni, the Captain Cool or Thala, as is widely known as, are second, third, and fourth on this exalted list. मतलब एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे वी हैव क्रिस गेल, सेकंड पे वी हैव रोहित शर्मा द हिटमैन, थर्ड वी हैव विराट कोहली द किंग, एंड फोर्थ वी हैव एम एस धोनी द कैप्टन कूल। Gale, with his long reach and giant slab of muscle, encountered no ground big enough to contain him. मतलब गेल के लिए कोई भी ग्राउंड बड़ा नहीं था। The same could be said about two other West Indians with illustrious IPL careers. अब दो अलग वेस्ट इंडीज, दो और वेस्ट इंडीज कौन है, वेस्ट इंडियंस कौन है यहाँ पर? एक आप सब जानते होंगे इनको, कायरन पोलार्ड वाज मुंबई इंडियंस डेजिग्नेटेड डिस्ट्रक्टर। डेजिग्नेटेड का मीनिंग थोड़ी देर में देखेंगे। सो कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के जो थे, ही वाज अ डेजिग्नेटेड डिस्ट्रक्टर इन द डेथ ओवर्स फॉर 13 स्ट्रेट सीजंस, ब्लजनिंग 223 सिक्सेस। ठीक है ना, मतलब इन्होंने, कायरन पोलार्ड ने तो 223 सिक्सेस लगाई है इन 189 मैचेस विद अ बैट दैट अपीयर्ड लाइक अ टूथपिक इन फ्रंट ऑफ हिज थिकेस्ट फ्रेम। मतलब उसके हाथ में, उनके हाथ में बैट जो है ना, वो एक टूथपिक की तरह लग रहे थे। सेकंड वन ओवर हियर इज ड्रेरस, दैट इज आंद्रे रसल। For Kolkata Knight Riders, Andre Russell has been just as intimidating, hitting a six every 7 balls on average. Even Gale and Pollard, in fact, didn't enjoy Russell's six hitting frequency. मतलब सिक्स हिटिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किनकी थी? सबसे ज्यादा सिक्स हिटिंग फ्रीक्वेंसी थी
आंद्रे रसल, famously known as Dre Russ और widely known as Dre Russ. ठीक है, इनकी सिक्स हिटिंग कैपेसिटी कितनी थी? 7 बॉल्स, हर 7 बॉल पे एक छक्का लगाते थे या लगाते. So Russell was just born to hit sixes. Big, powerful individual. If I was going to make a T20 player, it would be Dre Russ in his pomp. Now, in his pomp again is a phrasal verb. देखते हैं इसका मीनिंग थोड़ी देर में. He can clear the ropes easily, says the Englishman Julian Wood, a specialist power hitting coach who has worked with Punjab Kings. Leading the charts this year is another West Indian in Nicholas Pooran. The 29-year-old from Trinidad has taken his game to a higher plane for Lucknow Super Giants, blending his six-hitting prowess with newfound consistency at number 3. His tally of 31 sixes is far superior to his competitors and is also in the race to finish as the season's highest run getter. मतलब ये वीडियो जब मैं ये शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे आईपीएल बस आधे पे आया है और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए निकोलस पूरन ने 31 सिक्सेस ऑलरेडी जड़ चुके हैं. तो बाय द टाइम आप ये वीडियो देखोगे मुझे लगता है 2-4 छक्के इसमें और जुड़ जाएंगे. तो दिस वाज द आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू. ठीक है ना, जस्ट गो एंड रीड इट अगेन इफ यू वांट टू. हम देखते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, दैट इज विल अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी ना. पहला वर्ड है विंटेज. अब विंटेज का मतलब क्या होता है? विंटेज का जनरल मीनिंग है रेफरिंग टू अ पास्ट एरा ऑफन विद पॉजिटिव कॉनोटेशंस. मतलब पास्ट के एरा मतलब पास्ट के टाइम को जब हम रेफर करते हैं तो हम विंटेज का इस्तेमाल करते हैं. एंड इट इज जनरली रिलेटेड टू क्वालिटी, क्लासिक स्टाइल और स्पेसिफिक ईयर. ईयर होता है सिर्फ वाइन के लिए. ठीक है, वाइन के लिए ईयर का इस्तेमाल करते हैं. अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है. रेफरिंग टू पीपल फ्रॉम एन ओल्डर जनरेशन. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप टेक्स्ट में अगर देखोगे तो टेक्स्ट में ये सेंटेंस क्या आया था? फॉर दोज ऑफ एन ओल्डर विंटेज, जो शुरुआत में ही आया था. ठीक है ना, फॉर दोज ऑफ एन ओल्डर विंटेज हु फेल इन लव विथ क्रिकेट. तो यहाँ पर विंटेज का मतलब हो रहा है पीपल फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन. पीपल फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन. ठीक है ना. दूसरे कॉमन कॉन्टेक्स्ट इसके क्या है वो भी देखना. इट रिफर्स टू समथिंग क्लासिक एंड हाई क्वालिटी फ्रॉम द पास्ट. समथिंग दैट इज क्लासिक और समथिंग दैट इज वेरी हाई क्वालिटी. अब तो क्लासिक भी होना चाहिए और हाई क्वालिटी, दोनों पास्ट के लिए. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं. शी वोर अ स्टनिंग विंटेज ड्रेस फ्रॉम द 1950s. तो स्टनिंग विंटेज ड्रेस मतलब क्या? स्टनिंग विंटेज ड्रेस का यहाँ पर मतलब हो रहा है क्लासिक एंड ऑफ हाई क्वालिटी. एंड ऑफ हाई क्वालिटी फ्रॉम द पास्ट. अगर वाइन से रिलेटेड है तो इट इज रिलेटेड टू ईयर. दिस इज अ फाइन विंटेज बॉर्डो. बॉर्डो इज अ प्लेस इन फ्रांस. तो वहां की जो वाइन होती है वहां को वी से दैट इट इज अ विंटेज. मतलब ये बहुत पुरानी वाइन है. ठीक है. अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स विल बी क्लासिक, ट्रेडिशनल, ओल्ड फैशन, रेट्रो, आर्काइक. कभी कभी यूज हो सकता है ये. एंटोनिम्स आर मॉडर्न, न्यू, कंटेम्प्ररी, करंट. सेकेंड वर्ड ऑफ द वीडियो इज परवेसिव. अब परवेसिव का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग होता है स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया. जो फैला हुआ होता है, जो स्प्रेड हुआ होता है थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप इज कॉल्ड एज परवेसिव. क्रिकेट में इसका मीनिंग क्या हो रहा है? T20 फॉर्मेट बिकमिंग वाइड स्प्रेड. मतलब T20 इज नाउ परवेसिव. मतलब बहुत सारे जगहों पर ये स्प्रेड हो रहा है. जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंटली कंक्लूडेड T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था, दैट वाज कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर आज तक कोई क्रिकेट इतना मतलब खेलते नहीं है. तो वहां पर भी T20 फॉर्मेट जा चुका है. तो दैट मीन्स दैट इट इज परवेसिव. अदर कॉमन कॉन्टेक्स्ट भी वही है, डिस्क्राइबिंग वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंसेस और फेनोमेना. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल देखते हैं. अब यहाँ पर जो आर्टिकल में यूज हुआ है वो क्या है? एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट. लॉन्ग बिफोर T20 बिकम एन ऑल परवेसिव पार्ट ऑफ द गेम. मतलब बिफोर इट स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैलने से पहले. ठीक है ना. तो इट इज डिस्क्राइबिंग हाउ T20 हैज स्प्रेड एंड बिकम अ वाइड स्प्रेड इवेंट. ठीक है ना. अदर कॉमन कॉन्टेक्स्ट इसके होंगे कि डिस्क्राइबिंग समथिंग अनडिजायरेबल दैट इज वाइड स्प्रेड.
ठीक है ना, लेट्स से कि द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया अफेक्ट्स टीनेजर्स, ठीक है ना। नाउ दिस इज परवेसिव इन्फ्लुएंस मतलब द वाइडली स्प्रेड इन्फ्लुएंस, नाउ दिस इज इन नेगेटिव कॉनोटेशन, ठीक है ना, समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल। दूसरे कॉन्टेक्स्ट होंगे इसके, डिस्क्राइबिंग अ स्मेल और फीलिंग दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर, ठीक है ना। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव गॉट वन मीनिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, आई राइट वन ओवर हियर, आई राइट सेकंड ओवर हियर, and is this third is this describing a smell that has been spread over an area. So for pervasive smell of damp filled the old house. A pervasive smell of damp मतलब dampness का smell आ रहा है, pervasive smell मतलब क्या, हर जगह फैला हुआ, in the house मतलब घर में हर जगह फैला हुआ। अब synonyms इसके क्या होंगे, widespread, prevalent, ubiquitous, ubiquitous स्टार मार्क करके रखना, this is very important, ubiquitous, extensive, omnipresent, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके रखना, राइफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स होंगे लिमिटेड, स्कार्स, रेयर, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, आइसोलेटेड। नेक्स्ट वर्ड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, परवेजिव। परवेजिव के मीनिंग होता है वाइड स्प्रेड, नेगेटिव कॉनोटेशन में भी आ सकता है, एज वेल एज स्मेल के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेक्टेकल। अब इसका जनरल मीनिंग क्या होता है, अ विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले। अ विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस मतलब जो देख के ही बहुत अच्छा लगे, उसको हम स्पेक्टेकल कहते हैं। और इट कैन मीन एन इवेंट दैट इज इंप्रेसिव, समथिंग दैट इज इंप्रेसिव टू लुक एट, मतलब जो देखने में बहुत इंप्रेसिव होगा, उसको भी हम स्पेक्टेकल कह सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल में से ही मैंने कुछ आपको नंबर्स दिए हुए, 6 वर रेयर स्पेक्टेकल्स, मतलब इट वॉज अ रेयर इवेंट। आगे देखते हैं। अब टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है, इट डिस्क्राइब्स अ सिक्स एज अ रेयर एंड इंप्रेसिव साइट टू बीहोल्ड। जैसे एग्जांपल हमने देखा था कि अ सिक्स वाज अ रेयर स्पेक्टेकल, तो इट वाज रेयर मतलब इट वाज अ रेयर स्पेक्टेकल मतलब इट मीनिंग रेयर एंड इंप्रेसिव साइट, कभी कभी होती थी इसलिए बहुत अच्छा उसको माना जाता था, ठीक है। अदर कॉमन कॉन्टेक्स्ट विल बी अ लार्ज स्केल, इंप्रेसिव और पब्लिक इवेंट और शो, जैसे एग्जांपल से। सो दिस इज आवर फर्स्ट मीनिंग, ठीक है। सेकंड मीनिंग इज लार्ज स्केल। The opening ceremony was a grand spectacle of light and sound. So it was a grand, matlab it was a spectacle, it was a grand show of light and sound. So this is the second meaning. थर्ड मीनिंग होगा इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जिसको हम कह सकते हैं ना अनफॉर्चुनेट और एम्बैरेसिंग पब्लिक डिस्प्ले। एग्जाम्पल से समझोगे, ही मेड अ स्पेक्टेकल ऑफ हिमसेल्फ बाय आर्ग्यूइंग लाउडली इन द स्ट्रीट, मतलब भर चौराहे में या क्या कह सकते हैं रास्ते में वो आर्ग्यू कर रहा है, दैट मीन्स ही उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या हो रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ सीन, और वी कैन से ही इज क्रिएटिंग अ सीन विच इज एम्बैरेसिंग और विच इज अनफॉर्चुनेट। उन उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज कर सकते हैं द वर्ड स्पेक्टेकल, समझे। तो तीन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हमें मिल गए, तीनों को, ये वाला जो है इसको ध्यान से याद रखना। सिनोनिम्स इसके होंगे साइट, डिस्प्ले, शो, परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन, पेजेंट, अगेन अ वेरी गुड वर्ड, मार्क करना इसको स्टार सी। एंटोनिम्स होंगे कॉमन साइट, ऑर्डिनरी इवेंट, नॉर्मैलिटी और रूटीन, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज ओकेजनल। व्हाट डू यू मीन बाय ओकेजनल, जनरल मीनिंग इसका होता है हैपनिंग और अकरिंग नाउ एंड देन, जो बार बार होता रहता है या बीच बीच में होता रहता है, वी कॉल इट एज अकरेंस और ओकेजनल, समथिंग दैट हैपेंस और occurs now and then, not regularly or frequently, जो रेगुलरली नहीं होता है, बीच बीच में होता है, उसको हम कहते हैं ओकेजनल, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं इसका, एग्जाम्पल टेक्स्ट में कहता है एन ओकेजनल अकरेंस दैट रिटेन्ड अ टिंज ऑफ नॉवेल्टी ईच टाइम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इट इज डिस्क्राइबिंग अ सिक्स एज हैपनिंग इनफ्रीक्वेंटली, मतलब बीच बीच में हो रहा था ऐसे वो बता रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट मीनिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, सॉरी दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। सेकंड मीनिंग है इसका, डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ही एंजॉयज एन ओकेजनल ट्रिप टू द थिएटर, ओकेजनल ट्रिप टू द थिएटर मतलब बीच बीच में वो थिएटर जाता है। थर्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होगा डिस्क्राइबिंग वर्क और टास्क डन व्हेन नीडेड एंड नॉट ऑन अ फिक्स शेड्यूल, जब कोई फिक्स शेड्यूल पे नहीं होता
जब किसी की जरूरत होती है, जब या जो काम करने की जरूरत है तभी काम करना इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओकेजनल। एग्जाम्पल से समझोगे, शी डज ओकेजनल फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम। ओकेजनल फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम मतलब जब उसको जरूरत है फ्रीलांस करने की तभी वो करती है। ठीक है ना, तो इट कैन बी यूज्ड इन सच कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। सो वी हैव अगेन थ्री डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड ओकेजनल। तीनों को ध्यान से अपने नोट्स में नोट्स बनाना इसके। सिनोनिम्स इसके होंगे इनफ्रीक्वेंट, स्पोरैडिक, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत चल रहा है, ये भी बहुत वर्ड यूज में है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में स्पेशली। इरेगुलर और पीरियोडिक। एंटोनिम्स होंगे फ्रीक्वेंट, रेगुलर, कांस्टेंट, कॉमन, हैबिचुअल और कंटिन्यूअस। आई होप ओकेजनल ये वर्ड आपको समझा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू वर्ड और द नेक्स्ट वर्ड दैट इज नथिंग बट रिटेन। अब रिटेन का जनरल मीनिंग क्या होता है? टू कंटिन्यू टू हैव समथिंग, किसी चीज को रखना। कीप पोजेशन ऑफ, और टू कीप इन वंस मेमोरी, किसी को याद में रखना। ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या बोल रहा है? अब एग्जाम्पल जो टेक्स्ट में जो या हमारे एडिटोरियल में जो आया था, वो एग्जाम्पल क्या क्या था कि दैट रिटेन्ड अ टिंज ऑफ नॉवेल्टी ईच टाइम। दैट रिटेन्ड अ टिंज ऑफ नॉवेल्टी मतलब क्या? वहां पर वो सिक्स को बोल रहा है कि इट वाज कीपिंग इट्स क्वालिटी ऑफ नॉवेल्टी और स्पेशलनेस, मतलब वो नॉवेल्टी अपना प्रिजर्व कर रहा था, वी कैन से लाइक दैट। ठीक है। अदर, सो दिस वाज आवर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कैन बी से कीप पोजेशन ऑफ समथिंग, किसी का पोजेशन रखना, किसी की ओनरशिप रखना। द कंपनी रिटेन्ड ओनरशिप ऑफ द पेटेंट, मतलब उन्होंने अपने पास रखी ओनरशिप का पेटेंट जो है, सॉरी पेटेंट का जो ओनरशिप है वो अपने पास रखा। ठीक है ना, तो सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। थर्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग वुड बी टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ही हैज अ रिमार्केबल एबिलिटी टू रिटेन्ड फैक्ट्स। यहाँ पर मेरे से गलती हुई, यहाँ पर रिटेन्ड नहीं होना चाहिए था, टू रिटेन होना चाहिए था, टू रिटेन। क्योंकि वहां पर यहाँ पर वी हैव यूज्ड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, इसको वाइडली यूज्ड मतलब V1 कहता है, तो टू प्लस V1। ठीक है ना, इसको कहते हैं फुल इंफिनिटिव। दिस इज कॉल्ड एज फुल इंफिनिटिव। मतलब जनरली टू इज ऑल जनरली टू इज फॉलोड बाय a verb in its base form that is V1। तो यहाँ पर retained की जगह पर होना चाहिए था retain। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ही हैज अ रिमार्केबल एबिलिटी टू रिटेन इन फैक्ट्स, मतलब वो याद रखता है चीजों को। ठीक है। सिनोनिम्स इसको होंगे केप्ट, प्रिजर्व, मेंटेन्ड, हेल्ड ऑन टू, कंजर्व्ड, केप्ट पोजीशन ऑफ। एंटोनिम्स होंगे लॉस्ट, रेलिंक्विश्ड। ठीक है ना, रेलिंक्विश्ड स्टार मार्क करके रखना। अबैंडन्ड, ठीक है, डिस्कार्डेड, फोरफीटेड, अगेन स्टार मार्क करके रखना। सरेंडर। चलो, आई होप आपको तीनों कॉन्टेक्ट समझ में आएंगे रिटेन के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज टिंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंज? टिंज का जनरल मीनिंग है अ स्लाइट ट्रेस ऑफ समथिंग सच एज कलर, फीलिंग और क्वालिटी। स्लाइट ट्रेस मतलब छोटा सा पार्ट होना। अ टिंज ऑफ एंगर मतलब तो मतलब आई सॉ और आई ऑब्जर्व्ड और आई फेल्ट अ टिंज ऑफ एंगर इन हर वॉइस। तो इसका टिंज ऑफ एंगर का मतलब होता है कि हल्का सा गुस्सा मुझे महसूस हो। ठीक है ना, स्लाइट अमाउंट कह सकते हैं उसको हम, स्लाइट अमाउंट और सटल क्वालिटी, और वी कैन से डेलिकेट प्रेजेंस ऑल्सो। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट ऊपर पढ़ा उसमें रिटेन का टेक्स्ट में क्या था? रिटेन द टिंज ऑफ नॉवेल्टी, टिंज ऑफ नॉवेल्टी ईच टाइम, मतलब मीनिंग अ स्लाइट अमाउंट ऑफ नॉवेल्टी। ठीक, नॉवेल्टी मतलब रिचनेस। आगे जाके हम उसको भी देखेंगे। मीनिंग इन टेक्स्ट हो रहा है कि अ स्लाइट बिट ऑफ ट्रेस ऑफ नॉवेल्टी। So this is our first contextual meaning. Second contextual meaning is a slight amount of color. Let's look at the example. The white clouds had a pink tinge at sunset. Pink tinge मतलब हल्का सा गुलाबी रंग उस पे चढ़ गया था। Third contextual meaning would be a slight feeling or emotion. So there was a tinge of sadness in her voice. तो उसकी आवाज में, जैसे मैंने एंगर बोला था, यहाँ पर टिंज है। टिंज ऑफ सैडनेस मतलब हल्की से हल्का सा दुख उसके आवाज में महसूस हो रहा था। Synonyms can be hint, trace, touch, dash, suggestion, shade,
सिर्फ कलर के लिए यूज कर सकते हैं हम, अंडरटोन और फ्लेवर। एंटोनिम्स वुड बी लार्ज अमाउंट, अबंडेंस, लॉट और कंप्लीट एब्सेंस। नहीं, कंप्लीट एब्सेंस वुड बी सिनोनिम। ये गलती से मैंने यहाँ पर रख दिया, दिस विल कम इनटू द अबव लिस्ट, सिनोनिम्स में आएगा। आई होप आपको तीनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज नॉवेल्टी। नॉवेल्टी, अब नॉवेल्टी का मतलब क्या होता है? स्पेशल क्वालिटी, और वी कैन से सरप्राइज एलिमेंट, न्यूनेस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। देखते हैं जनरल मीनिंग क्या होता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, ओरिजिनल, अनयूजुअल। और इसका मीनिंग ये हो सकता है समथिंग दैट इज स्मॉल, चीप, टॉय और ऑर्नामेंट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है कि रिटेन द टिंज ऑफ नॉवेल्टी ईच टाइम। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि इट गेट्स इट्स क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेशल एंड न्यू। तो मीनिंग इन द टेक्स्ट क्या हो रहा है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, अनयूजुअल एंड देयरफॉर एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग। So this was our first contextual meaning. Second contextual meaning is the state of being new and different. ठीक है ना, नया और अलग सा होना, often losing its appeal over time. ठीक है ना। So the novelty of working from home soon wore off. Novelty मतलब वो work from home was very new during the COVID. So it was looking very what we can say special because it was new, or it was looking very different because it was new. बट जनरली दिस नॉवेल्टी जो है ना, इट ऑफन लूजेस इट्स अपील ओवर टाइम। अब जाके देखो, अब वर्क फ्रॉम होम इज नॉट अ स्पेशल थिंग, अब यूज टू हो गया। आई होप आपको सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी समझ में आया होगा। थर्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज स्मॉल इनएक्सपेंसिव आइटम, ऑफन अ सोवेनिर और टॉय। एग्जाम्पल से समझोगे, ही बॉट अ फ्यू चीप नॉवेल्टीज एट द गिफ्ट शॉप। ठीक है ना, मतलब छोटे छोटे खिलौने उसने खरीद लिए। तो इसको, इस कॉन्टेक्स्ट को याद रखना। ठीक है। Synonyms होंगे ओरिजिनलिटी, न्यूनेस, अनफैमिलियरिटी, फ्रेशनेस, इनोवेशन और अनयूजुअलनेस। Antonyms will be familiarity, commonness, routine, staleness और ordinariness, सॉरी। आई होप आपको तीनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आए होंगे ऑफ नॉवेल्टी। थर्ड वाले को थोड़ा ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट वर्ड इज सेल। अब जनरल मीनिंग इसका होता है टू ट्रैवल इन अ बोट विथ सेल्स, और इसका मीनिंग होता है टू मूव स्मूथली एंड रैपिडली और एफर्टलेसली। अब टेक्स्ट में हमें क्या दिया है? अब जो टेक्स्ट में है कि द फॉर द बॉल टू सेल इन टू द स्टैंड, मतलब सेल इन टू द स्टैंड मतलब सीधा उड़ के स्टैंड में जाना, मतलब मीनिंग टू फ्लाई और मूव स्मूथली थ्रू द एयर। So in this case, it describes the cricket ball moving smoothly and effortlessly through the air into the stand. मतलब यहाँ पर it is talking about six hitting ability, or the ball going over the ropes for a six. ठीक है। इससे सिनोनिम्स है ग्लाइड, फ्लाई, फ्लोट, स्वीप, क्रूज, ड्रिफ्ट। एंटोनिम्स विल बी प्लमेट। अब इस एंटोनिम को स्टार मार्क करके रखना। प्लमेट, ड्रॉप, सिंक, स्टम्बल। स्टम्बल ऑल्सो इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। स्ट्रगल और फॉल्टर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको भी स्टार मार्क करके रखना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज समन। दैट इज समन। अब समन का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग इसका होता है टू ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट, किसी को बुलाना यहाँ पर प्रेजेंट रहने के लिए। जनरली इट इज यूज्ड इन इंडियन लॉ के रजिस्ट्री में, ये ज्यादा यूज होता है। पॉलिटी जो पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा, समन, द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स द सेशन, वो वाला। सो टू ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट। सेकंड मीनिंग इसका हो सकता है टू कॉल पीपल टू अ मीटिंग, और इट कैन ऑल्सो मीन टू कॉल अपॉन समवन टू डू समथिंग, और इट कैन ऑल्सो मीन टू गैदर। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसके देखते हैं। टेक्स्ट में क्या बोला है? अ बैटर हैड टू समन अ फेयर डिग्री ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, मतलब ही हैज टू गैदर और कॉल अपॉन स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पर उसको क्या है, उसको अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा इकट्ठा करना पड़ेगा। ही विल हैव टू गैदर, और ही हैड टू गैदर ऑल हिज स्ट्रेंथ टू हिट अ सिक्स। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सेज, फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज टू ऑफिशियली ऑर्डर समवन टू अपीयर ऑफन इन कोर्ट। So he was summoned for jury duty.
उसको बुलाया गया था फॉर जूरी ड्यूटी। सिनोनिम्स इसके होंगे गैदर, मस्टर, कॉल अपॉन, इनवोक, रैली, कॉन्वोक। ग्रुप्स के लिए कॉन्वोक होता है, याद रखना। ग्रुप्स के लिए कॉन्वोक होता है, स्टार मार्क करके रखना इसको। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और मोबिलाइज। एंटोनिम्स विल बी डिस्पर्स, डिसमिस, डिसबैंड, सप्रेस, हाइड और क्वेल। इसको स्टार मार्क करके रखना, क्वेल। आई होप आपको दोनों कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आए होंगे इस समन के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड दैट इज एडवेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एडवेंट। अब जनरल मीनिंग क्या होता है? अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, थिंग और इवेंट। किसी चीज का आना, किसी इंसान का आना, किसी इवेंट का आना। जनरली नोटेबल इन कॉन्टेक्स्ट मतलब फेमस, तो वी से एडवेंट। टेक्स्ट में हमें क्या सेंटेंस दिया है कि सिंस द एडवेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट फॉर्म। सिंस द एडवेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब सिंस द बिगिनिंग। यहाँ पर तो यहाँ पर इट मीन्स अराइवल और बिगिनिंग। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। Second contextual meaning is a significant new development. Let's say the advent of the internet revolutionized communication. तो यहाँ पर advent का मतलब हो रहा है न्यू डेवलपमेंट। ठीक है। थर्ड contextual meaning can be of it is related to money. Uh, Sorry, not money. It is related to Christmas. Like children open a window on their advent calendar each day. एडवेंट यहाँ पर मतलब होता है इसका पीरियड लीडिंग अप टू क्रिसमस। मतलब जो भी पीरियड क्रिसमस से पहले वाला जो पीरियड रहता है, जो क्लोज टू क्रिसमस रहता है, उसको कहा जाता है एडवेंट। ठीक है ना, तो इस थर्ड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स इसके होंगे अराइवल, बिगिनिंग, डॉन, इमर्जेंस, अपीयरेंस, ऑनसेट, डेब्यू। Antonyms will be departure, end, conclusion, disappearance, fading और cessation. Cessation को स्टार मार्क करना, this is important. Let's move on to the next word and that is subsequent. अब subsequent का क्या मतलब होता है वो भी देखते हैं। अब यहाँ पर मीनिंग हमें टेक्स्ट में एग्जांपल क्या है, एंड इट्स सब्सिक्वेंट ब्लॉसमिंग अराउंड द ग्लोब। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है दैट फॉलोड और केम आफ्टर, मतलब फ्लरिश होना। So it is describing the flourishing growth that followed the advent of T20। मतलब इतना ग्रो होने लगा, फ्लरिश होने लगा। So सब बोल ब्लॉसमिंग का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है फ्लरिशिंग और ग्रोइंग। ठीक है। अदर कॉन्टेक्स्ट है, अदर मीनिंग होगा रेफरिंग टू एन इवेंट और पीरियड दैट कम्स आफ्टर अ प्रीवियस। मतलब एक इवेंट के बाद दूसरा जो आता है उसको हम कह सकते हैं one after the other. So the initial meeting was brief, but subsequent discussions lasted for hours. Subsequent मतलब एक होने के बाद, मतलब इनिशियल मीटिंग वाज ब्रीफ, मतलब पहली वाली मीटिंग जो थी वो ब्रीफ थी, छोटी थी। लेकिन उसके बाद वाले जो डिस्कशन थे वो बहुत बड़े थे, वो घंटों घंटों तक चल रहे थे। तो सिनोनिम्स इसके होंगे फॉलोइंग, सक्सीडिंग, लेटर, ensuing, mark this as important, ensuing, consecutive and subsequent, consecutive and subsequent. Antonyms will be previous, preceding, prior, earlier, former. Let's move on to the next word that is blossoming. It's a verb form of blossom. Okay? इसका कॉन्टेक्स्ट जनरल मीनिंग देखते हैं, टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, टू मच्योर और डेवलप इन अ प्रॉमिसिंग और ब्यूटीफुल वे। तो एक मीनिंग इसका है टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, दूसरा है टू मच्योर और डेवलप इन अ प्रॉमिसिंग और ब्यूटीफुल वे। कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या इसका सेंटेंस था कि एंड इट्स सब्सिक्वेंट ब्लॉसमिंग अराउंड द ग्लोब। मीनिंग उसका फ्लरिशिंग या उसका ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट। So it refers to rapid growth, development, and flourishing of T20 cricket. ठीक है, T20 cricket. This was our first meaning of the word. Second contextual meaning है a person developing their potential or talents. कोई भी इंसान अपने टैलेंट या पोटेंशियल को डेवलप करता है तो we say that he has blossomed, he or she has blossomed. अब एग्जांपल से देखते हैं कि she is really blossoming, she is really blossoming into a confident and capable leader. अब यहाँ पर blossoming का मतलब हो रहा है she is developing. Developing what? Developing her potential or developing her talents. Synonyms इसके होंगे
फ्लरिशिंग, डेवलपिंग, थ्राइविंग, ग्रोइंग, expanding, maturing, या blooming. Antonyms will be declining, fading, withering, shrinking, failing, or stagnating. चलो, आई होप आपको ये दोनों मीनिंग समझ में आएंगे दोनों वर्ड्स के. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज नथिंग बट abandoning. abandoning. अब इसका जनरल मीनिंग क्या होता है? गिविंग अप कंप्लीटली. ठीक है ना? अब गिविंग अप कंप्लीटली क्या, इट कैन बी अ प्रैक्टिस और अ कोर्स ऑफ एक्शन. इट कैन ऑल्सो मीन, तो ये हो गया एक मीनिंग. इट कैन ऑल्सो मीन लीविंग अ प्लेस, थिंग और पर्सन परमानेंटली. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर टेक्स्ट में हमें क्या बोला है कि द अबैंडनिंग ऑफ इनहिबिशन बाय बैटर्स. तो यहाँ पर भी उसका मीनिंग होता है गिविंग अप और डिस्कार्डिंग इनहिबिशन. इनहिबिशन इज नर्वसनेस, आगे जाके देखेंगे. तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो रहा है, फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या कह रहा है? गिविंग अप द प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग विथ रिस्ट्रेंट और हेजिटेशन. मतलब हेजिटेशन के साथ खेलना, मतलब इनहिबिशन के साथ खेलने की जो प्रथा थी उसको छोड़ दिया, उसको अबैंडन कर दिया. ठीक है. तो इसके सिनोनिम्स होंगे गिविंग अप, forsaking, relinquishing, star mark, discarding, deserting, quitting, dropping, or ceding. Deserting and ceding also important. Antonyms will be keeping, retaining, maintaining, pursuing, adopting, continuing, holding on to, etc. etc. ठीक है. आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज इनहिबिशन. इनहिबिशन. अब इसका जनरल मीनिंग देखोगे तो ये कह रहा है कि अ फीलिंग दैट मेक्स वन सेल्फ कॉन्शियस. ऐसी फीलिंग जो खुद को सेल्फ कॉन्शियस बनाती है और अनेबल, रोकती है आपको टू एक्ट इन अ रिलैक्स्ड एंड नेचुरल वे. जो आपका नेचुरल वे है उसको ये कॉन्शियसली आपको रोक देती है. ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो हम कहते हैं कि उन सारी चीजों को वी से दैट इट इज एन इनहिबिशन. इट इज ऑल्सो रिस्ट्रेंट ऑन अ प्रोसेस और बिहेवियर. मतलब एक किसी प्रोसेस पे या किसी बिहेवियर पे रोक लाना इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इनहिबिशन. अब टेक्स्ट में क्या दिया है? द अबैंडनिंग ऑफ इनहिबिशन बाय बैटल्स. द अबैंडनिंग ऑफ इनहिबिशन बाय बैटल्स. यहाँ पर इनहिबिशन मतलब क्या? दे स्टॉप बीइंग ओवरली कॉशियस और रिसन. मतलब उन्होंने रुक रुक के खेलना, जो उनका ये था उसको छोड़ दिया और बिग हिटिंग पे ज्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया या शिफ्ट किया. तो यहाँ पे मीनिंग हो रहा है द फीलिंग ऑफ रिस्ट्रेंट, हेजिटेशन और कॉशन दैट प्रीवियसली लिमिटेड बैटर्स नेचुरल एग्रेशन और शॉर्टनिंग. ठीक है. तो दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एंड द ओनली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. तो सिनोनिम्स इसके होंगे रिस्ट्रेंट, अगेन स्टार मार्क, रिजर्व, सेल्फ कॉन्शियसनेस, शाइनेस, डिफीडेंस, स्टार मार्क करके रखना, कॉन्स्ट्रेंट, हेजिटेशन, चेक. एंटोनिम्स विल बी फ्रीडम, स्पॉन्टेनिटी, स्टार मार्क करके रखना, कॉन्फिडेंस, ओपननेस, लिबरेशन और बोल्डनेस. लिबरेशन को भी स्टार मार्क करके रखना. आई होप आपको ये वर्ड इनहिबिशन समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड कैपिटलाइज्ड. अब जनरल मीनिंग क्या होता है? टू मेक द मोस्ट ऑफ. जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा या ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके लेना इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजिंग समथिंग. तो इसका एक मीनिंग ये होगा. दूसरा होगा टू प्रोवाइड अ कंपनी विद कैपिटल. जब किसी कंपनी को कैपिटल मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो उसको भी हम कैपिटलाइजिंग कहते हैं. टू राइट अ वर्ड. नाउ दिस इज आवर थर्ड कॉन्टेक्स्ट. टू राइट, थर्ड मीनिंग, टू राइट और प्रिंट अ वर्ड विद इनिशियल कैपिटल लेटर. ठीक है ना? जैसे यहाँ पर ये पूरा मैंने कैपिटलाइज्ड में लिखा हुआ. अब एग्जाम्पल में जो टेक्स्ट में दिया है वहां पर सेंटेंस क्या है? दे हैव कैपिटलाइज्ड ऑन द फॉर्मेट्स इनहेरेंट लीनिंग टुवर्ड्स द. अब यहाँ पर आपका थर्ड मीनिंग आ सकता है क्या? तो नहीं. यहाँ पर टू प्रोवाइड अ कंपनी विद कैपिटल, पैसा दिया है क्या? नहीं. तो यहाँ पर क्या है? टू मेक द मोस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. मतलब दे हैव टेकन एन एडवांटेज. तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है? टू टेक एडवांटेज ऑफ और बेनिफिट फ्रॉम द फॉर्मेट्स टेंडेंसी टू फेवर बैटल्स. ठीक है. आई होप आपको ये पहला मीनिंग समझ में आया कॉन्टेक्चुअल, एंड उतना ही उसका मीनिंग है. Synonyms will be exploited, benefited from, took advantage of, profited from, leveraged, another important word, leveraged or utilized. Antonyms will be missed, squandered.
Squandered is another antonym. Failed to use, overlooked, or neglected. So this was our word कैपिटलाइज्ड. आई होप आपको ये तीन कॉन्टेक्ट समझ में आए होंगे. अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना, एडवांटेज लेना, किसी को भी पैसा देना इज अगेन कैपिटलाइज, एंड टू राइट समथिंग इन कैपिटल लेटर्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज नथिंग बट इनहेरेंट. इनहेरेंट का मतलब होता है जो अंदर से होता है. जनरल मीनिंग होता है इसका एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज परमानेंट, एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट. ठीक है ना. सो एग्रेशन इज इनहेरेंट इन विराट कोहली. तो इनहेरेंट इन विराट कोहली मतलब अंदर से ही उसका एग्रेशन. ठीक है ना. अब टेक्स्ट में इसका एग्जांपल क्या है कि द फॉर्मेट्स इनहेरेंट लीनिंग टुवर्ड्स देम, मीनिंग अ लीनिंग दैट इज अ नेचुरल और बेसिक पार्ट ऑफ द फॉर्म. ठीक है, दैट समथिंग दैट इज नेचुरल. सो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इट इज डिस्क्राइबिंग द नेचुरल लीनिंग टुवर्ड्स बैटर्स एज अ फंडामेंटल और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा. इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं एसेंशियल, फंडामेंटल, इंट्रिंसिक, बिल्ट इन, इनेट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इनेट प्रॉपर्टीज ये वर्ड भी बहुत बार साइंस में आता है. इनग्रेन्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. Antonyms will be acquired, external, learned, extrinsic, accidental और added. ठीक है. Let's move on to the next word that is leaning. अब जनरल मीनिंग होता है a tendency और partiality, biasness हो. और इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ लीन मतलब ऐसे किसी के ऊपर झुकना, किसी की ऐसे मतलब झुक के आता ना कि ही इज लीनिंग टू द वॉल, मतलब वो वॉल को ऐसे एकदम लीन होके खड़ा है. टू इंक्लाइंड और बेंड फ्रॉम अ वर्टिकल पोजिशन. तो इसके दो मीनिंग होते हैं. नाउन मतलब वो टेंडेंसी की बात करता है, और वर्ब जब होता है तो इट इज लीनिंग. ठीक. सो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसके देखेंगे. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, द फॉर्मेट्स इनहेरेंट लीनिंग टुवर्ड्स दैम, मतलब नेचुरली फेवर्स टू दैम. तो यहाँ पर बायस की तरह काम है, यहाँ पर वो ना झुका हुआ है उस तरफ. तो ये मीनिंग इन टेक्स्ट इज इट इज अ टेंडेंसी और बायस और फेवरेटिज्म टुवर्ड्स बैटर्स. ठीक है. चलो इसके सिनोनिम्स होंगे टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, बायस, पार्शियलिटी, प्रेफरेंस, प्री डिस्पोजिशन, प्रोपेंसिटी. प्रीवियसली आस्क्ड वर्ड है. ठीक है ना. तो उसको स्टार मार्क करके रखें. एंटोनिम्स विल बी अवर्जन और aversion, dislike, impartiality, neutrality, opposition or disinclination. चलो. So let's move on to the next word that is augmented. Augmented reality आजकल बहुत चल रहा है, तो इस वर्ड को पहले ही स्टार मार्क करके रखें. जनरल मीनिंग होता है हैविंग बीन मेड ग्रेटर इन साइज और वैल्यू. आसान भाषा में इंक्रीज्ड, बड़ा करना. टेक्स्ट में इसका ये ऐसा सेंटेंस है कि एंड ऑगमेंटेड देयर सिक्स सिटिंग स्किल्स. ऑगमेंटेड यहां पर मीनिंग होता है इंक्रीज, enhanced. So batters have increased their six hitting abilities और six hitting skills. ठीक है. Synonyms होंगे increased, enhanced, boosted, amplified, expanded, supplemented और improved. Antonyms उल्टा होंगे decreased, reduced, diminished, lessened, curtailed, स्टार मार्क करना, shrank और suppressed. आई होप आपको augmented इस शब्द का मीनिंग समझ में आया होगा. Let's move on to the next word that is envisaged. अब envisaged का जनरल मीनिंग होता है टू फॉर्म अ मेंटल सॉरी टू फॉर्म अ मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग नॉट येट एग्जिस्टिंग बट पॉसिबल और लाइकली. जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसका एक मेंटल पिक्चर बनाना, उसको कहते हैं एनविसेज करना. एक मीनिंग टू कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज अ पॉसिबिलिटी और अ डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट. कि कुछ चीज आगे जाके होगी, इसको पहले ही कंसीव करना या पहले ही बोलना, उसको भी हम कंटेम्पलेट कहते हैं. तो सॉरी, उसको भी हम एनविसेज कहते हैं. तो दो मीनिंग मिल गए. अब टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है. टेक्स्ट में दिया हुआ है कुडंट हैव बीन एनविसेज्ड अ कपल ऑफ डेकेड्स अगो, मतलब कुछ दशक पहले या कुछ सालों पहले इसको इमेजिन या प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. ठीक है ना. तो इसका मीनिंग हो रहा है टू इमेजिन और प्रेडिक्ट और फोरसी द एक्सटेंट ऑफ द इंप्रूवमेंट इन स्किल्स. सो दिस इज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. सिनोनिम्स इसके होंगे इमेजिन्ड, फोरसीन, कंसीव्ड, स्टार मार्क, प्रेडिक्टेड, एंटिसिपेटेड, पिक्चर्ड और
Contemplated. This is also important. Contemplated. Antonyms will be unexpected, unforeseen, overlooked, missed, या फिर unplanned. I hope you have understood this word envisaged. Let's move on to the next word, and it is emphasis. अब जनरल मीनिंग क्या होता है एम्फोसिस का? ठीक है, जनरल मीनिंग ऑफ एम्फोसिस इज स्पेशल इंपॉर्टेंस और स्पेशल वैल्यू, या किसी को प्रोमिनेंस देना, मतलब किसी को ज्यादा प्रायोरिटी पे आगे रखना या ज्यादा उसको अहमियत देना इज कॉल्ड एज एम्फोसिस. सो स्पेशल इंपॉर्टेंस, वैल्यू और प्रोमिनेंस गिवन टू समथिंग. इसका एक मीनिंग ये होगा. सेकंड मीनिंग होगा स्ट्रेस लेड ऑन अ वर्ड. किसी वर्ड को स्ट्रेस दे के बोलना को भी हम एम्फोसाइज करते हैं, टू इंडिकेट इट्स स्पेशल मीनिंग और इम्पोर्टेंस. तो टेक्स्ट में हमें क्या दिया है कि द एम्फोसिस ऑन पुशिंग द गेम फॉरवर्ड. मतलब एम्फोसिस यहाँ पर बोल रहा है इम्पोर्टेंस, ये वाला सेकंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ पुशिंग द गेम फॉरवर्ड, मतलब गेम को आगे ले जाने का ये जो इम्पोर्टेंस है टेक्स्ट में, उसका वो मीनिंग हो रहा है. आई होप आपको समझा होगा. Synonyms are stress, importance, priority, weight, significance, focus, prominence. Prominence is important. Accent. Antonyms will be unimportance, de-emphasis, triviality, disregard. Triviality is important. Disregard, neglect, or insignificance. So this is our word emphasis. Let's move on to the next word, that is ostensibly. Osten, sorry, ostensibly. Ostensibly का जनरल मीनिंग होता है apparently. ठीक है ना. Let's look at the general meaning. Stated or appearing to be true, but not necessarily so. मतलब stated और मतलब we can say कि सही लगता है या सच लगता है, but not necessary कि वो हो. ठीक है ना. Apparently is the best synonym for it. It is used, so this is one meaning. It is used to describe something that seems one way but might be different in reality. मतलब दिखने में एक होता है, लेकिन असल में कुछ और हो सकता है. So this is our second contextual meaning. अब टेक्स्ट में क्या दिया कि डॉट 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 filtered through to the ostensibly sacrosanct. Filtered through to the ostensibly sacrosanct. मतलब यहाँ पर sacrosanct, सॉरी, ostensibly का मतलब हो रहा है apparently, seemingly. 5 डे वर्जन मतलब टेस्ट मैच जो sacrosanct या प्योर लग रही थी, तो ostensibly मतलब जो apparently प्योर लग रही थी. ठीक है ना. सिनोनिम्स होंगे, आई होप मीनिंग समझा होगा. सिनोनिम्स होंगे apparently, seemingly, outwardly, purportedly, स्टार मार्क करना, ऑन द सरफेस, allegedly, सुपरफिशियली. ठीक है ना. इसका और एक वर्ड मुझे अभी याद आ रहा है, प्राइमा फेसी, ऑल्सो कैन बी वन, प्राइमा फेसी. एंटोनिम्स होंगे जेन्युइनली, ट्रूली, एक्चुअली, रियली, अनडिनाइबली और ऑथेंटिकली. आई होप आपको ऑस्टेंसिबली ये वर्ड समझा होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज सैक्रोसैंक्ट. सैक्रोसैंक्ट. नाउ सैक्रोसैंक्ट मींस, जनरल मीनिंग होता है इट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल, प्लेस और प्रोसीजर, एंड इट इज रिगार्डेड एज टू इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी इन्फर्ड विद. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल, प्योर, ट्रू, ऐसे उसके मीनिंग्स होता है. ठीक है. एग्जाम्पल जो टेक्स्ट में दिया है कि इट इज फिल्टर्ड थ्रू टू द ऑस्टेंसिबली अपेरेंटली सैक्रोसैंक्ट 5 डे वर्जन, मतलब मीनिंग ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी टू इंपॉर्टेंट और सेक्रेड. सेक्रेड और प्योर. So it is describing the 5 day format, that is Test cricket, as traditionally treated as untouchable, unchangeable, or beyond interference. Synonyms will be sacred, inviolable, star mark करना है इसको, untouchable, hallowed, revered, holy, protected. We can also say pure. ठीक है. Antonyms will be profane, star mark करना है इसको, open to change, assailable, again very important, non-sacred, challengeable और vulnerable. आई होप आपको सैक्रोसैंक्ट इसका भी मीनिंग समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज टू चू ओवर. टू चू ओवर, नाउ दिस इज अ फ्रेजल वर्ब वी कैन से. टू चू ओवर मतलब ये इडियम है, इनफॉर्मली यूज्ड होती है. टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली.
किसी भी चीज के बारे में हम जब ध्यान दे के बात करते हैं या सोचते हैं तो उसको हम कहते हैं टू चू ओवर, टू पॉन्डर, टू डिस्कस थरोली। किसी भी चीज को हम थरोली डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहते हैं टू चू ओवर। ठीक है। अब टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस क्या है, हियर आर सम नंबर्स टू चू ओवर। मतलब टू चू ओवर मतलब टू थिंक अबाउट एंड कंसिडर डीपली या केयरफुली। टू थिंक अबाउट और कंसिडर द स्टैटिस्टिक्स केयरफुली। समझे। सिनोनिम्स होंगे ponder, consider, contemplate, deliberate, mull over. Again, another phrasal verb which is close to this. इसको याद रखना। Think about, again a phrasal verb, इसको भी याद रखना। So mull over, think about, to chew over, इन सब का मीनिंग क्या होता है? केयरफुली किसी बारे में सोचना। Discuss, analyze. Antonyms will be ignore, disregard, rush past. Again a phrasal verb which is opposite to this, rush past. इन सारे जो भी जितने भी वर्ड्स को मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, प्लीज उस पर एक स्पेशल ध्यान देना। चलो नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं, डिसमिस, ओवरलुक या स्किम ओवर। स्किम ओवर अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई होप आपको ये इडियम समझ में आया होगा इस फ्रेज टू चू ओवर का। नेक्स्ट इज एस्टिमेट। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिमेट। अब एस्टिमेट मतलब क्या है, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताना। तो जनरल मीनिंग क्या होता है, an approximate calculation or judgment of something like value, number, quantity or etc. So this is one. Verb noun की तरह जब काम करता है, वर्ब की तरह जब काम करता है तो इट इज सेड टू, और इसका मीनिंग होता है टू फॉर्म एन अप्रोक्सीमेट जजमेंट और कैलकुलेशन। तो दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। अब टेक्स्ट में क्या है, एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल सक्सेस, मतलब एन अप्रोक्सीमेट नंबर। ठीक है। तो टेक्स्ट वाला मीनिंग आपको समझा होगा। कॉन्टेक्चुअल भी दो दिए हुए हैं, 1 and 2। Synonyms इसके होंगे approximation, calculation, guesstimate. Now this is very informal. Assessment, evaluation और quotation. Antonyms will be exact number, precise figure और certainty in some contexts. I hope आपको estimate इस शब्द का मतलब समझा होगा। Having said that, let's move on to the next word and that is none other than embraced. अब इसका जनरल मीनिंग होता है टू होल्ड समवन क्लोजली इन वंस आर्म्स। ठीक है ना, एम्ब्रेस करना। ठीक है। तो इसका ये एक मीनिंग होता है। सेकंड मीनिंग होता है टू एक्सेप्ट और सपोर्ट समथिंग विलिंगली एंड एंथुजियास्टिकली। अब टेक्स्ट में हमें क्या कौन सा मीनिंग है वो देखते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग दैट इज आईपीएल विच हैज एम्ब्रेस्ड एडल्टहुड दिस ईयर। एम्ब्रेस्ड एडल्टहुड दिस ईयर का मतलब होता है इट हैज एक्सेप्टेड, इट हैज एक्सेप्टेड और एंटर्ड दिस मैच्योर फेज। सो इट विल बी द सेकंड मीनिंग। ठीक है। आई होप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझा होगा। सिनोनिम्स इसके है एक्सेप्टेड, अडॉप्टेड, वेलकम्ड, टेकन ऑन, स्टार मार्क करना, इनकॉर्पोरेटेड, हग्ड, दिस इज लिटरल मीनिंग, welcomed and championed. Synonyms will be rejected, resisted, shunned, स्टार मार्क करके रखना shunned को, avoided, opposed या repelled, again स्टार मार्क करना। आई होप embraced इस शब्द का मीनिंग आपको समझा होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज prominent। अब prominent का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट और समथिंग दैट इज फेमस। ठीक। सो जनरल मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट, फेमस, नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस, स्टिकिंग आउट फ्रॉम समथिंग। ठीक है। अब कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा गया कि डैश 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 हैज प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन एक्सपीडिटिंग द गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है। इट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल in expediting. This was our first contextual meaning. Second is well known or famous. So he is a prominent figure in the local community. यहाँ पर prominent का मतलब होता है well known या famous. ठीक? इसके synonyms होंगे important, leading, notable, significant, conspicuous, star mark करके रखना, conspicuous, noticeable, salient, outstanding, etc. Antonyms will be unimportant, minor, obscure, स्टार मार्क। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखोगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कहीं ना कहीं आपको ये ऑब्सक्योर शब्द दिखेगा ही दिखेगा। इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्स्पिक्यूअस, इसका सीधा सीधा अपोजिट, हिडन,
एंड नेग्लिजिबल। ठीक है। आई होप आपको प्रोमिनेंट शब्द का मतलब समझा होगा या कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझे होंगे आप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज नथिंग बट एक्सपीडिटिंग। ना एक्सपीडिटिंग का जनरल मीनिंग क्या होता है? जनरल मीनिंग ऑफ एक्सपीडिटिंग इज मेकिंग एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर। मतलब किसी चीज को तेजी से करना या क्विकली करना इज कॉल्ड एज एक्सपीडिट। अब टेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि इन एक्सपीडिटिंग द गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पीडिंग अप। तो मेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गेम हैपन फास्टर, एक्सेलरेटेड। ठीक है। आई होप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ में आया होगा। सिनोनिम्स इसके है स्पीडिंग अप, एक्सेलरेटिंग, हेस्टनिंग, फैसिलिटेटिंग, फास्ट ट्रैकिंग, फर्दरिंग और क्विकनिंग। एंटोनिम्स इसके है डीलेइंग, स्लोइंग डाउन, हिंडरिंग, impeding, obstructing और block। आई होप एक्सपीडिटिंग इस वर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत होगी तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग इज अ ड्रामेटिक चेंज इन फॉर्म और अपीयरेंस। कोई भी चेंज होता है तो वी से ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आप ने देखा होगा जिम के बाहर बहुत बोर्ड्स लगते हैं कि 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इन 6 मंथ्स और 1 ईयर और समथिंग लाइक दैट। तो वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कि चेंज करना, चेंज लाना। ठीक है। सो ड्रामेटिक चेंज इन फॉर्म और अपीयरेंस एक मीनिंग हो सकता है। दूसरा हो सकता है मार्क्ड चेंज इन नेचर, फॉर्म और अपीयरेंस। टेक्स्ट में क्या बोला है कि द गेम्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पर चेंज की बात है। A significant and dramatic change in how the game of cricket is played। ठीक है ना? मतलब फ्रॉम, जैसे पहले सिक्सेस पे कम ध्यान था, अभी ज्यादा ध्यान। और आपको जानते हैं ना, एवरीथिंग इज ना मोर फोकस्ड ऑन सिक्स। सिनोनिम्स इसके होंगे चेंज, ऑल्टरेशन, कन्वर्जन, मेटामॉर्फोसिस, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और ओवरहॉल। एंटोनिम्स विल बी स्टैग्नेशन, प्रिजर्वेशन, persistence और immutability। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एक्स्ट्रावेगेंजा। एक्स्ट्रावेगेंजा का जनरल मीनिंग होता है एन इलैबोरेट एंड स्पेक्टेकुलर और डेयरिंग प्रोडक्शन और शो। मतलब एक बहुत ही उम्दा शो या प्रोडक्शन, या फिर इलैबोरेट मतलब विस्तार में जो प्रोडक्ट शो किया जाता है, मतलब ग्रैंड शो इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रावेगेंजा। टेक्स्ट में क्या बोला गया है कि द एनुअल समर एक्स्ट्रावेगेंजा। एनुअल समर एक्स्ट्रावेगेंजा मतलब a spectacular event. So it describes the IPL season as large or a spectacular or an impressive event. Synonyms होंगे spectacle, show production, pageant, carnival, okay, another important, festival or display. Antonyms will be simple event, modest affair, small gathering or an understated occasion. I hope extravaganza ये शब्द समझ में आया होगा। Next word is wielding. Now wielding is general meaning है कि to hold and use a weapon। मतलब किसी भी वेपन को, शस्त्र को पकड़ के कैसे यूज करना है या जिस तरह से यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं विल्डिंग। तो ये हो गया इसका एक मीनिंग। सेकंड मीनिंग इज टू हैव एंड बी एबल टू यूज समथिंग। समथिंग का मतलब क्या? पावर या फिर इन्फ्लुएंस। टू यूज वंस पावर और टू यूज वंस इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज wielding। सो wielding one's पावर और wielding one's इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। इसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग देखते हैं जो टेक्स्ट में हमें दिया गया है कि अ बैटर wielding दैट विलो। wielding दैट विलो मतलब यहाँ पर यूजिंग द विलो का मतलब होता है बैट। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में विलो एक्चुअली एक लकड़ी होती है जो क्रिकेट बैट बनाने में यूज होती है। सो wielding द विलो मतलब बैट को यहाँ वेपन या टूल की तरह देखा जा रहा है। तो फर्स्ट वाला कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आएगा। मतलब यूजिंग द क्रिकेट बैट लाइक अ टूल। क्रिकेट बैट इज नथिंग बट विलो, लाइक अ टूल मतलब स्लेज हैमर। और इस इम्प्लाइड मीनिंग हो सकता है यूजिंग इट पावरफुल। आई होप इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझ आया होगा। सिनोनिम होंगे यूजिंग, हैंडलिंग, एम्प्लॉइंग, एक्सरसाइजिंग, ब्रांडिशिंग, इसको स्टार मार्क करना, ब्रांडिशिंग, मैनिपुलेटिंग। एंटोनिम्स विल बी गिविंग अप, relinquishing, surrendering, abandoning, abstaining from power, or dropping। So sorry for the
ड्रॉप इट। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज विलो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि विलो का मतलब होता है बैट। एक्चुअली विलो का मतलब होता है लकड़ी, एक प्रकार की लकड़ी होती है वो, जिसको हम क्रिकेट बैट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक। चलो, तो जनरल मीनिंग होता है अ ट्री और श्रब ऑफ द जीनस सैलेक्स, टिपिकली ग्रोइंग नियर वाटर। स्पेसिफिकली इन क्रिकेट इट इज कॉल्ड एज वुड ऑफ द विलो ट्री, जिसको क्रिकेट बैट्स बनाने में हम यूज करते हैं। इनफॉर्मली वी कॉल इट, इनफॉर्मली क्रिकेट बैट इज कॉल्ड एज अ विलो। सो टेक्स्ट में इसका मीनिंग होता है रेफर स्पेसिफिकली टू क्रिकेट बैट ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम विलो वुड। सिनोनिम बैट, तो इसका एंटोनिम होना मुश्किल है, तो इसलिए मैंने दिया नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमंगस। अब इंडियन, सॉरी, इंग्लिश कमेंट्री अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दिस वर्ड मेनी अ टाइम, ह्यूमंगस। व्हाट एन ह्यूमंगस हिट, और क्रिस गेल हैज हिट ह्यूमंगस सिक्स वगैरह ऐसा कुछ। तो इसका मीनिंग है, जनरल मीनिंग है एक्सट्रीमली लार्ज और समथिंग दैट इज वेरी ह्यूज। टेक्स्ट में क्या बोला है कि नोबडी हैज डिलीवर्ड मोर ह्यूमंगस हिट्स ऑफ कोर्स देन क्रिस गेल। मतलब क्या ह्यूमंगस का मतलब क्या, एक्सट्रीमली लार्ज हिट्स। So it is describing Gale's sixes that are extremely large or hit over a very long distance. ठीक है। Other common context is something that is described exceptionally large. Example देख सकते हैं, this is first contextual, this is second. They served humongous portions at the restaurant. मतलब बड़े बड़े portions में खाना सर्व किया गया उस रेस्टोरेंट में। तो इसके synonyms होंगे huge, enormous, gigantic, massive, colossal, again very important, colossal, gigantic also very important, vast, gargantuan, again a very important word, immense. Antonyms will be tiny, small, miniature, minuscule, diminutive, little. ये miniature, minuscule, diminutive, all are important. Let's move on to the next word, that is burly. That is, इसका जनरल मीनिंग होता है strong and large। ठीक है, strong and large, generally it is called, it is associated with a person। अब एग्जाम्पल जो हमें टेक्स्ट में एडिटोरियल में था कि द जमाइकन टॉल बर्ली एंड ड्रेडलॉक, तो बर्ली का मतलब यहाँ हो रहा है क्रिस गेल को बोला गया है लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। तो इट इज डिस्क्राइबिंग क्रिस गेल्स फिजिक एज लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। सिनोनिम्स होंगे स्टॉकी, स्टर्डी, मस्कुलर, hefty, well built, strapping, solid. Antonyms will be slender, thin, weak, frail, skinny, slight और puny। इसका दूसरा मीनिंग होता है स्टाउट। ठीक है, स्टाउट ऑल्सो इज अ सिनोनिम, जो कि जनरली बियर के साथ होता है। ठीक है ना, बियर को मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, स्टाउट बियर कहा जाता है, स्टाउट बियर। द स्टाउट बियर मीन्स स्ट्रॉन्ग बियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज नथिंग बट ड्रेडलॉक। अगेन, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में देख रहे हो क्रिस गेल के बाल आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज नथिंग बट हेयर स्टाइल को कहा जाता है ड्रेडलॉक। ठीक है ना, इससे वो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। जनरल मीनिंग कहता है फॉर्म्ड इनटू ड्रेडलॉक्स ऑफ अ पर्सन हैविंग ड्रेडलॉक्स। मतलब जो यहाँ पर दिख रहा है ना क्रिस गेल पे, ऐसे वाले ये जो यहाँ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रेडलॉक्स। टेक्स्ट में क्या बोला है, द जमाइकन टॉल बर्ली एंड ड्रेडलॉक, मतलब हैविंग ड्रेडलॉक्स, वो हेयर स्टाइल को कैरी करना, और हैविंग दैट हेयर स्टाइल इज कॉल्ड एज ड्रेडलॉक। So it is describing Chris Gale's hairstyle. Synonyms, having dreadlocks with dreads. Next word is plundered. Next word is plundered. अब plundered का मतलब क्या होता है, to steal goods, चोरी करना, to steal goods from a place or a person, typically using force and in a time of war or civil disorder। ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है to take goods illegally by force, informal in sports, to score or take a large number of runs, points, goals easily or impressively। In मतलब he plundered runs across, what we can say, he plundered runs across formats। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्रिस गेल ने इतने सिक्स मारे, तो he has plundered so many sixes। रोहित शर्मा has plundered so many sixes। विराट कोहली has plundered these many sixes, MS धोनी these many, and Kyron Pollard these many। तो this is like plundered in an informal way। यहाँ पर कुछ लूट वूट नहीं है, but it is saying that it has he has scored or they have hit many sixes।
टेक्स्ट का एग्जांपल है कि द जमाइकन प्लंडर्ड 357 सिक्सेस, मतलब ये स्कोर्ड और हिट सो मेनी सिक्सेस। ठीक है। सिनोनिम्स होंगे लूटेड, पिलेज्ड, स्टार मार्क करना, रेडेड, सैक, स्टोल, रैवेज, रैंसैक, इसको भी स्टार मार्क करना। एंटोनिम्स विल बी गेव, डोनेटेड, रिटर्न्ड, प्रोटेक्टेड, शील्डेड। स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट में होगा फेल्ड टू स्कोर और मिस्ड आउट। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमिनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब समथिंग दैट इज नॉट अबाउट टू हैपन वेरी सून। ठीक है ना, जो अभी होने वाला है, जो हाल मतलब अभी कुछ देर में होगा और या कुछ समय में होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज इमिनेंट। लाइक लेट्स से द आईपीएल टूर्नामेंट इज इमिनेंट टू एंड, मतलब ये कभी ना कभी तो जाके खत्म होगी, मई में खत्म होगी ना ये। तो अबाउट टू हैपन वेरी सून। सो लेट्स से इसका टेक्स्ट में मीनिंग क्या है, देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट। नो इमिनेंट थ्रेट मतलब अभी कोई थ्रेट नहीं है, किसको? क्रिस गेल के रिकॉर्ड। समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू हैपन सून, जो अभी हाल ही में नहीं होगा, उसको कहते हैं नो इमिनेंट, नॉट इमिनेंट। मतलब इमिनेंट का मतलब होता है जो अभी होगा, यहाँ पे नो इमिनेंट है इसलिए ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना। सिनोनिम्स इसके होंगे इम्पेंडिंग, फोर्थ कमिंग, नियर, अप्रोचिंग, क्लोज एट हैंड, लूमिंग। क्लोज एट हैंड इज एन इडियम। इम्पेंडिंग को स्टार मार्क करके रखना, लूमिंग को स्टार मार्क करके रखना, फोर्थ कमिंग को भी स्टार मार्क करके रखना, बट इन दोनों को ज्यादा ध्यान देना। ठीक है। Antonyms will be distant, remote, unlikely, far off, later और postponed. ठीक है। चलो, let's move on to the next word and that is potency. Potency का मतलब होता है जनरल मीनिंग, द पावर ऑफ समथिंग टू इन्फ्लुएंस और मेक एन इम्प्रेशन और इफेक्टिवनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग। ठीक है, तो दो मीनिंग है हमारे पास, एक और ये दो। टेक्स्ट में क्या दिया है, इज प्रूफ ऑफ हिज पोटेंसी, मतलब इट इज अ प्रूफ ऑफ हिज पावर एंड इफेक्टिवनेस। क्रिस गेल के पावर ऑफ इफेक्टिवनेस के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। सिनोनिम्स होंगे पावर, स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस, फोर्स, इन्फ्लुएंस, विगर, स्टार मार्क करना, कैपेबिलिटी, एफिकेसी और माइट। एंटोनिम्स विल बी वीकनेस, इनइफेक्टिवनेस, पावरलेसनेस, इम्पोर्टेंस, स्टार मार्क करके रखना, इम्पोर्टेंस, feebleness, again star mark it, and inability. Sure. Having said that, let's move on to the next word that is exalted. अब exalted मतलब placed at a higher or more powerful level, मतलब कोई चीज ऐसे मतलब exalted list मतलब एकदम टॉप नॉच या टॉप लेवल का लिस्ट है। ठीक है ना। अब टेक्स्ट में हमें दिया है कि ऑन दिस exalted list मीनिंग अ हाई रैंकिंग और अ प्रेस्टिजियस लिस्ट। ठीक है। मतलब इट इज डिस्क्राइबिंग द लिस्ट ऑफ टॉप सिक्स हिटर्स लाइक गेल, शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी एज बीइंग वेरी हाई रैंकिंग। ठीक है ना, समथिंग लाइक प्रेस्टिजियस लिस्ट। Synonyms will be high ranking, prestigious, elevated, noble, lofty, eminent, revered, praised, honored, superior. Antonyms will be humble, low ranking, ordinary, disgraced, condemned, criticized, base और inferior. I hope आपको exalted इस शब्द का मीनिंग समझ में आया होगा। Let's move on to the next word that is encountered. Encountered का मतलब होता है किसी से unexpectedly मिलना, meet someone unexpectedly, एक मीनिंग। दूसरा होता है to be faced with or experience something that is difficult, and third one is to meet a competitor or opponent in a game or a contest. So third में तीन मीनिंग्स हो रहे हैं। टेक्स्ट में क्या दिया है, गेल एनकाउंटर्ड नो ग्राउंड बिग इनफ टू कंटेन हिम, मतलब ही फेस्ड नो ग्राउंड एज अ बिग ग्राउंड, मतलब सारे ग्राउंड उसको छोटे ही लग रहे हैं। सिनोनिम्स इसके होंगे फेस्ड, मेट, experienced, came across, confronted, dealt with, stumbled upon. Antonyms will be avoided, missed, evaded, bypassed, skirted और sure. I hope आपको encountered इसका मीनिंग समझ में आया होगा। Let's move to the next word that is designated. अब designated का मतलब होता है to appoint someone to a specific office or post. So what is your designation in the office? So my designation is like a HR manager or my designation is head of department. So that is called as designation.
ठीक है, तो एक मीनिंग ये होगा। दूसरा होगा टू ऑफिशियली गिव अ स्पेसिफाइड स्टेटस और नेम टू समवन, ठीक है, और समथिंग। दिस इज आवर सेकंड मीनिंग, टू ऑफिशियली गिव अ स्पेसिफाइड स्टेटस, मतलब दिस एरिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नो हॉर्न जोन, और दिस नो हॉर्न एरिया जैसे स्कूल के आसपास होता है ना, स्कूल के आसपास नो हॉर्न्स, नो हॉन्किंग, तो उस एरिया को डेजिग्नेट स्पेशल स्टेटस दिया होता है। तो सेकंड मीनिंग वो। टू मार्क और पॉइंट आउट इज द थर्ड मीनिंग, कि किसी को मार्क या किसी को पॉइंट आउट करना इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड। टेक्स्ट में क्या मीनिंग दिया है कि कायरन पोलार्ड वॉज मुंबई इंडियंस डेजिग्नेटेड डिस्ट्रक्टर। डेजिग्नेटेड डिस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, ही वॉज अपॉइंटेड और स्पेसिफिकली असाइंड दैट रोल ऑफ डिस्ट्रक्टिंग द अपोजिशन टीम्स बाय हिज बिग हिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला मीनिंग जो है ये वाला लागू होगा। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिनोनिम्स इसके होंगे अपॉइंटेड, असाइंड, स्पेसिफाइड, नॉमिनेटेड, चोजन, इंडिकेटेड, मार्क्ड और एलोकेटेड। Antonyms will be undesignated, unofficial, unspecified, random, unassigned और chance। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ब्लजनिंग। अब ब्लजनिंग का मतलब होता है टू हिट समवन रिपीटेडली विद अ हैवी ऑब्जेक्ट इनफॉर्मली, और इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज टू हिट अ बॉल पावरफुली एंड रिपीटेडली, मतलब बार बार छक्के मारना, बार बार बड़े हिट्स लगाना is called as bludgeoning in this context. So example जो टेक्स्ट में है that is bludgeoning 223 sixes in 189 matches। मतलब bludgeoning मतलब रिपीटिवली हिटिंग सिक्सेस जहां पे नंबर उनका 223 पे पहुंच गया। So hitting the cricket ball powerfully and repeatedly resulting in many sixes, this is what the contextual meaning is। Other common contexts are hitting someone forcefully with a heavy object। ठीक है, so the victim was bludgeoning with a piece of wood। ठीक है ना, मतलब द विक्टिम वाज ब्लजनिंग विद अ पीस ऑफ वुड, मतलब बार बार उसको लकड़े से या वुड से मारा जा रहा था। सो सिनोनिम्स होंगे हिटिंग पावरफुली, स्मैशिंग, हैमरिंग, बेल्टिंग, स्लगिंग और ठीक है स्लॉगिंग। फिजिकल विल बी बीटिंग, स्ट्राइकिंग, बैटरिंग, क्लबिंग। एंटोनिम्स विल बी जेंटली टैपिंग, नजिंग, पुशिंग, डैबिंग, शील्डिंग, प्रोटेक्टिंग और इवन डिफेंडिंग। चलो नेक्स्ट हमारा है इन हिज फॉर्म। दिस इज अगेन अ फ्रेजल और एन इडियम वी कैन से। जनरल मीनिंग है इसका एट द हाइट ऑफ हिज और इट्स पावर। जब भी कोई अपने तख्त पे होता है, कोई भी किसी भी चीज के तख्त पे होता है, तो वी से, या सबसे पीक पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे होता है, तो वी से इट एज इन हिज फॉर्म और इन हर फॉर्म। मतलब अपना जो भी पावर है, अपना जो भी टैलेंट है, अपनी जो भी पॉपुलैरिटी, उसके पीक पे होना, उसके पीक पे होना इज कॉल्ड एज इन हिज फॉर्म। ठीक है, इन हिज प्राइम ऑल्सो कैन बी कॉल्ड, सो वी हैव वन एंड टू मीनिंग्स ऑफ इट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि इट वुड बी ड्रेरस इन हिज फॉर्म। इन हिज फॉर्म मतलब एट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट और एट हिज एब्सोल्यूट पीक परफॉर्मेंस। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया होगा। तो यहाँ सेकंड वाला जो है वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आएगा। सिनोनिम्स है एट हिज पीक, एट हिज प्राइम, इन हिज हेडे, एट हिज पीक, स्टार मार्क करके रखना इन सबको, एट हिज प्राइम, इन हिज हेडे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी व्हाट वी कैन से, दिस इज अ बिट डिफरेंट न्यू, तो इसको इन हिज हेडे को मार्क करना अच्छे से। एट हिज बेस्ट, एट द हाइट ऑफ हिज पावर्स। Antonyms will be past his prime, in decline, at his lowest point, or even fading। So, next word for the day is prowess। अब prowess का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग होता है स्किल और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। इसका एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग होता है ब्रेवरी इन बैटल। अब यहाँ पर क्या बोला टेक्स्ट में, ब्लेंडिंग हिज सिक्स हिटिंग prowess। अब यहाँ पर prowess जो है ये पहला वाला मीनिंग लेके चल रहा है कि स्किल और एक्सपर्टीज। ठीक है ना, मीनिंग हिज स्किल एंड एक्सपर्टीज इन हिटिंग सिक्सेस। अगर आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये वाला समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज एक्सेप्शनल स्किल और एबिलिटी इन एनी फील्ड। इस टेक्निकल प्रोवेस मतलब एक्सेप्शनल स्किल्स। ठीक है ना,
Synonyms इसके होंगे skill, expertise, mastery, aptitude, talent, ability, proficiency, competence, courage, or even bravery in some contexts. Antonyms will be inability, incompetence, weakness, lack of skill, ineptitude, star mark, cowardice, star mark in some contexts. Incompetence also star mark. I hope आपको प्रोग्रेस ये वर्ड समझा होगा. सो आज के एडिटोरियल में इतने ही डिफिकल्ट वर्ड्स के हमने मीनिंग देखे. ठीक है, मतलब बहुत है. इसको जाके वापस से एक बारी देखना. ठीक है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स कवर किए हैं विद डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स. अगर समझ में नहीं आएगा तो जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो अगेन. एंड इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सपोर्ट आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड yes, please do not forget to hit the bell icon because your support means a lot and it helps us in creating more videos or more quality content like this. Having said that, I would like to end this video. Thank you so much for watching.